नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मई 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में टाटा IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई सुपर किंग्स ने। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 31 मार्च से 29 मई 2023 तक टाटा IPL का आयोजन किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। अब की बार IPL का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। विजेता टीम को 20 करोड़ तथा उपविजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए इनामी राशि दी गई। IPL 2023 के अन्य महत्वपूर्ण खिताब हैं। ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया है शुभमन गिल को। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 890 रन बनाए हैं इन्होंने, और साथ ही साथ मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी भी शुभमन गिल को ही चुना गया है। पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को। इन्होंने 28 विकेट लिए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। फेयर प्ले खिताब की विजेता टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं यशस्वी जायसवाल। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक 5 बार IPL की ट्रॉफी जीती है। IPL का पहला संस्करण वर्ष 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर राजस्थान रॉयल्स द्वारा जीता गया था। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा किया जाता है। इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया। PM मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नई संसद भवन की बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिज़ाइन किया है और इसका आकार त्रिकोणीय है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। नई संसद भवन में लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। PM ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाहिने और एक समर्पित बाड़े में सेन गोल रखा है। राजधानी अर्थात सेन गोल को लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सौंप दिया था। नई संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है। संसद की बात करें तो संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत सरकार का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, A और B दोनों, अर्थात जॉर्जी गोस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल ने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। किसके लिए जीता है? टाइम शेल्टर के लिए। यह एक डार्क कॉमिक उपन्यास है जिसमें अतीत को एक प्रकार से पुनर्जीवित होते हुए प्रदर्शित किया गया है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि को लेखक और अनुवादक के बीच बांटा गया है। यह पहली बार है जब मूल रूप से बुल्गारिया से प्रकाशित एक उपन्यास ने वार्षिक पुरस्कार जीता है। टाइम शेल्टर ने इतालवी अनुवाद में साहित्य के लिए इटली का स्टेगा यूरोपियन पुरस्कार भी जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो ये प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित कार्य के लिए दिया जाता है। यह अंग्रेजी भाषा के कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के साथ संचालित किया जाता है। वर्ष 2022 में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को रेत के मकबरे के लिए तथा अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल को उसके अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ शेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित भारतीयों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन करुणा।
भारत ने म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। 18 मई 2023 को भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कमोरता और सावित्री यांगून पहुंचे थे। यांगून कहाँ पे है? म्यांमार में। हाल ही में म्यांमार में दस्तक देने वाले चक्रवात को IMD द्वारा एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। IMD के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम अर्थ द्वारा इसे सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह तूफान बंगाल की खाड़ी में उभरा है और इसका नाम मोचा यमन ने सुझाया है। आप ज़रूर याद रखें, मोचा चक्रवात का नाम किसने सुझाया है? यमन देश ने। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अन्य ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में मौजूद संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए इसे शुरू किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस बल या संस्था ने ऑपरेशन ध्वस्त अभियान चलाया है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को तोड़ना है। NIA आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच करता है, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाता है। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। NIA का गठन वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया था। यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत काम करता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और पूरे देश को प्रभावित करने वाले मामलों पर इसका अधिकार क्षेत्र है। दिसंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P. चिदम्बरम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक पेश किया था। NIA राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से आतंकवाद से संबंधित मामलों को अपने अधिकारों में लेने के लिए अधिकृत है। यह राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति के बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जांच कर सकती है। इतनी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसे ज़रूर याद रखें। देख लेते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2023 के पहले चक्रवात मोचा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? इस प्रश्न को हम पढ़ चुके हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यमन। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने एक चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की संभावना है। लाल सागर तट पर स्थित येमनी शहर मोचा, जिसको मोखा भी कहते हैं, इसके आधार पर यमन द्वारा प्रस्तावित चक्रवात को मोचा नाम दिया गया है। IMD की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उज़्बेकिस्तान में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में दीपक बोरिया ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजत पदक। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 30 अप्रैल से 14 मई 2023 तक पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ताशकंद उज़्बेकिस्तान में आयोजित की गई। भारत के प्रधानमंत्री ने दीपक बोरिया, हुसामुद्दीन और निशांत देव को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इन खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 3 पदक सुनिश्चित करके इतिहास रच दिया है। दीपक बोरिया ने रजत पदक जीता है 51 किलोग्राम कैटेगरी में। हुसामुद्दीन और निशांत देव, इन दोनों ने कांस्य पदक जीता है। हुसामुद्दीन ने 57 किलोग्राम श्रेणी में और निशांत देव ने 71 किलोग्राम श्रेणी में। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि IBA और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान, इन दोनों के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को पहले एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर के रूप में जाना जाता था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1940 में की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन किया गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का विजेता किसे चुना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी।
आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई। इसे प्रायः खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2020 के बाद पहली बार पेरिस में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया है और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष वर्ष की सबसे बड़ी और प्रेरणादायक खेल जीत का सम्मान करने हेतु प्रदान किए जाते हैं। पहला लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 25 मई 2000 को हुआ था। अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के पहले विजेता थे। 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 में किसने जीता है? लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर रहेंगे। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब शैली एंड फ्रेजर प्रिस ने जीता है, जमैका की खिलाड़ी हैं। लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2023 का खिताब अर्जेंटीना पुश फुटबॉल टीम ने जीता है, जिसने फीफा 2022 में जीता था। लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के खिलाड़ी हैं ये। लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब क्रिश्चियन एरिक्स ने जीता है, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। लोरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब एलिन गू ने जीता है, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। और लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड 2023 का खिताब टीम अप को दिया गया है वैश्विक रूप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस संस्थान के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब होगा WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चयन के बाद यह उनका दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 17 मई को। 17 मई 2023 को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि WHD मनाया गया। वर्ष 2023 की थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण पहल 75/25 कार्यक्रम का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2023 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों ईरान की नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया था, जिसमें भारत की रैंक है 161वीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 जारी किया है। 19 बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बिहार 19वें स्थान पर रहा, उत्तर प्रदेश 18वें और मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर रहा है। 8 छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन दर्ज किया है। इसके बाद सिक्किम और गोवा का स्थान है। अरुणाचल प्रदेश 6वें स्थान पर रहा, नागालैंड 7वें और मणिपुर 8वें स्थान पर रहा है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप को समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि दिल्ली को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा वर्ष 2019-20 में अपने प्रदर्शन की तुलना में वर्ष 2020-21 में शीर्ष 3
प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2017 में नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक प्रारंभ किया था। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में सीतुए बंदरगाह का लोकार्पण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार। भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में सीतुए बंदरगाह का लोकार्पण किया है। इस परियोजना का उद्देश्य म्यांमार में कलादान नदी के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों के साथ मिजोरम के लिए एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग प्रदान करना है। सीतुए बंदरगाह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री ने कहां पर देश के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। भारत के रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में देश के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना वर्ष 1932 में की गई थी। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 मई को। विश्व फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप दिवस 5 मई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2012 में मैड्रिड, स्पेन में हुई थी। इस वर्ष की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 मई को। आइए देख लेते हैं व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। वर्ष 2014 के अनुमान के अनुसार तेंदुओं की आबादी लगभग 8,000 थी, जो अब बढ़कर 12,852 हो गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, 3,421। इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान आता है। कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 8 मई 2023 तक पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास यानी AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि दक्षिणी चीन सागर और सिंगापुर, इन दोनों स्थानों पर पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। अभ्यास का बंदरगाह चरण 2 से 4 मई 2023 तक सिंगापुर में हुआ और दक्षिणी चीन सागर में समुद्री चरण 7 से 8 मई 2023 तक आयोजित किया गया। वर्ष 1967 में आसियान घोषणा पत्र, जिसको बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है, इसके द्वारा आसियान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहान मेला किस राज्य की कोंद जनजाति द्वारा मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। बिहान मेला ओडिशा में मनाया गया है कोंद जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में एकता हार्बर का निर्माण कार्य शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मालदीव। हाल ही में भारत और मालदीव ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बल के लिए एक बंदरगाह एकता हार्बर का निर्माण कार्य शुरू किया है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है। रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यास के क्षेत्रों तक विस्तृत है, जैसे एक्वेरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड। ये सारे के सारे भारत और मालदीव के बीच आयोजित होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतः समुद्रीय जुड़वा सुरंगें किस स्थान पर खुलने वाली हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की पहली अंतः समुद्रीय जुड़वा सुरंगें मुंबई में खुलने वाली हैं। ये सुरंगें 10.58 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा हैं, जो मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी से जोड़ती है, बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ती है। 2.07 किलोमीटर लंबी सुरंगें समुद्र तल से 17 से 20 मीटर नीचे स्थित हैं, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। व्याख्या की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस से पहले मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। लाइफ की फुल फॉर्म है पर्यावरण के लिए जीवन शैली अर्थात लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यह ऐप जलवायु परिवर्तन हेतु युवाओं को एकजुट करने के लिए लॉन्च किया गया है। मंत्रालय ने लाइफ के लिए 2 समर्पित पोर्टल विकसित किए हैं, मिशन लाइफ पोर्टल और मेरी लाइफ पोर्टल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 से 19 मई 2023 तक समुद्र शक्ति 23 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास सत्र में भाग लेने के लिए INS कवारती इंडोनेशिया के बॉटम गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति है। गरुड़ शक्ति का आयोजन भी भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने घोषणा की है कि डैश वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एमपॉक्स। आइए देख लेते हैं व्याख्या। WHO ने घोषणा की है कि एमपॉक्स अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। इसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। एमपॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। इसके अतिरिक्त WHO ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। इस दिन भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18 मई। प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने के लिए नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। वर्ष 2023 की थीम है संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा वर्ष 1977 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मई 2023 को सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देहरादून में। व्याख्या देख लेते हैं। सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन 20 मई 2023 को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में किया गया। इस पहल की घोषणा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के 14वें सम्मेलन के दौरान की गई थी। 21 मार्च 1994 को UNFCCC लागू हुआ था और UNFCCC की बैठक है COP। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न पूछा गया आपसे 28 मई 2019 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।